एक दिन सुबह सुबह गीता ने राहुल को जगाया और बोली, बेटा, आज घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है। क्या तुम जंगल से कुछ लकड़ियाँ ला सकते हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर माँ, मैं अभी जाता हूँ। वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर सोनपुर जंगल की ओर चल पड़ा। सोनपुर जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। कहा जाता था कि यहाँ कभी राजा वीरसेन का शासन था और उसका खजाना आज भी कहीं इसी जंगल में छिपा हुआ है। लेकिन राहुल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह तो बस लकड़ियां काटकर अपना काम पूरा करना चाहता था। अचानक उसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। राहुल ने चारों ओर देखा। कुछ दूर पर एक विशाल शेर खंटीली झाड़ियों में फंसा हुआ था। उसका एक पंजा गहरा घायल हो चुका था। राहुल का दिल धड़क उठा। वह सोचने लगा, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मुझे खा जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये यहीं मर जाएगा। डरते डरते राहुल शेर के पास गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे नहीं खाओगे। शेर ने धीरे से सिर हिलाया, मानो वह राहुल की बात समझ गया हो। राहुल ने धीरे धीरे कंटीली झाड़ियों को हटाया और शेर के पंजे से कांटा निकाला। जैसे ही शेर आजाद हुआ, वह राहुल के सामने खड़ा हो गया। तभी अचानक शेर ने इंसानी आवाज में कहा, धन्यवाद मेरे मित्र। राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने शेर को इंसानी भाषा में बोलते सुना। वह हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तुम बोल कैसे सकते हो? वह घबराई आवाज में बोला। शेर ने अपने विशाल सिर को झुकाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये एक लंबी कहानी है मेरे मित्र। बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। राहुल ने सावधानी से एक पेड़ के नीचे बैठकर शेर की ओर देखा। शेर ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं छोटा शावक था। एक दिन जंगल में महात्मा विश्वंभर नाम के एक संत आए थे। वे गहरी तपस्या में लीन थे। उस समय एक खूंखार भेड़िया उन पर हमला करने वाला था। मैंने उस भेड़िए को रोक दिया और उससे लड़कर संत की रक्षा की। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर क्या हुआ? संत ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया कि मैं मनुष्यों की भाषा बोल सकूंगा, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी। शेर ने गंभीर स्वर में कहा। क्या शर्त थी? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। मुझे कभी किसी इंसान को जंगल के गुप्त रहस्यों के बारे में नहीं बताना था। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी बोलने की शक्ति चली जाती। शेर ने समझाया। राहुल सोच में पड़ गया। तो फिर तुमने मुझसे बात क्यों की? शेर की आंखों में एक विचित्र चमक आई। क्योंकि तुम्हारे हृदय में दया थी। तुमने मेरी मदद की बिना किसी स्वार्थ के। मैंने पहली बार किसी इंसान में ऐसी निस्वार्थ भावना देखी है। राहुल और शेर घंटों बातें करते रहे। शेर ने अपना नाम बताया, सिंघा। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था और पूरे सोनपुर जंगल के हर कोने से परिचित था। तुम हर रोज यहाँ लकड़ियाँ काटने आते हो? सिंघा ने पूछा। राहुल ने उदास स्वर में कहा, हम बहुत गरीब हैं। माँ और मैं मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। सिंघा ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम अच्छे इंसान हो राहुल। तुम्हारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। राहुल ने आश्चर्य से देखा। कैसे? कल सुबह तुम फिर यहाँ आना। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सिंघा ने रहस्यमय ढंग से कहा। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। शाम हो चुकी थी और उसे घर लौटना था। मैं कल जरूर आऊंगा सिंघा। धन्यवाद। राहुल जब घर पहुंचा तो उसकी माँ गीता चिंतित थी। इतनी देर कैसे हो गई बेटा? मुझे तुम्हारी चिंता सताने लगी थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज मैंने जंगल में एक अद्भुत दोस्त बनाया है। उसने पूरी घटना सुनाई, लेकिन शेर के बोलने वाले हिस्से को छोड़ दिया, क्योंकि उसे डर था कि माँ उस पर विश्वास नहीं करेगी। गीता ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा, शेर से दूरी बनाकर रखना। वह खतरनाक जानवर है। राहुल मन ही मन मुस्कुराया। अगर माँ जानती कि उसका बेटा एक बोलने वाले शेर से दोस्ती कर रहा है, तो वह कितना चौंकती। अगले दिन सुबह
राहुल बाजार जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे नीम गांव के साप्ताहिक हाट बाजार में लकड़ियां बेचनी थीं। बाजार जाते समय रास्ते में उसकी मुलाकात नीतू से हुई। नीतू गांव के संपन्न किसान रामलाल की इकलौती बेटी थी। उसके काले घने बाल और बड़ी बड़ी आंखें राहुल को हमेशा से आकर्षित करती थीं। कहाँ जा रहे हो राहुल? बाजार जा रहा हूँ नीतू, लकड़ियाँ बेचनी है। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नीतू ने अपनी चूड़ियों की खनक के साथ सिर हिलाया। मैं भी बाजार जा रही हूँ, नए कपड़े और चूड़ियाँ लेनी है। दोनों साथ साथ चलने लगे। राहुल के मन में नीतू के लिए गहरी भावनाएं थीं, लेकिन वह जानता था कि उसकी गरीबी के कारण रामलाल कभी भी उसकी शादी अपनी बेटी से नहीं करेंगे। बाजार पहुंचकर राहुल ने अपनी लकड़ियां बेचनी शुरू की। तभी अचानक भीम सिंह का बेटा विक्रम वहां आया। वह गांव का धौंसिया लड़का था और हमेशा नीतू को परेशान करता था। अरे नीतू, तुम इस गरीब लकड़हारे के साथ क्यों घूम रही हो? विक्रम ने ठठाकर हंसते हुए कहा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महंगे उपहार दूंगा। मुझे तुम्हारे उपहार नहीं चाहिए विक्रम, जाओ यहाँ से। विक्रम गुस्से से लाल हो गया। उसने राहुल को धक्का देते हुए कहा, तुम इस गरीब लड़के से दोस्ती करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? राहुल ने धैर्य से काम लिया। विक्रम भैया, मैंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया, कृपया शांति से जाइए। लेकिन विक्रम ने राहुल की लकड़ियों को जोर से लात मारकर बिखेर दिया। इसी में अच्छा है तुम्हारा। तुम जैसे गरीबों को हमारे बाजार में कोई जगह नहीं। नीतू ने गुस्से में कहा। बस करो विक्रम, तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी को इस तरह अपमानित करो। विक्रम ने धमकी भरे स्वर में कहा। तुम्हें पछतावा होगा नीतू। मेरे पिता गांव के मुखिया हैं। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी मुझसे ही करेंगे। यह कहकर वह चला गया। शाम को घर लौटकर राहुल ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, मैं नीतू से विवाह करना चाहता हूँ। गीता ने चिंतित स्वर में कहा। बेटा, रामलाल हमारे गरीब घर में अपनी बेटी कैसे देगा? माँ, मैं आज ही उनसे बात करने जाऊंगा। राहुल ने दृढ़ता से कहा। रामलाल अपने आंगन में बैठे थे जब राहुल ने प्रणाम किया। क्या बात है राहुल? रामलाल ने उत्सुकता से पूछा। चाचा जी, मैं आपकी बेटी नीतू से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। एक पल की खामोशी के बाद रामलाल का चेहरा कड़ा हो गया। तुम, एक गरीब लकड़हारा, मेरी बेटी का हाथ मांगने का साहस? चाचा जी, मैं... बस। रामलाल ने हाथ उठाकर रोक दिया। मेरी बेटी का विवाह भीम सिंह के बेटे विक्रम से तय हो चुका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पर्दे के पीछे से नीतू सब सुन रही थी। वह तेजी से बाहर आई। पिताजी, मैं विक्रम से नहीं, राहुल से प्यार करती हूँ। चुप, अंदर जाओ। नीतू की आंखों में आंसू थे जब वह राहुल की ओर देख रही थी। राहुल ने मुट्ठी बांध ली। नीतू, मैं तुम्हारे पिता को दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ। रामलाल ने व्यंग्य से कहा। जाओ, पहले अपनी गरीबी दूर करो, फिर सपने देखना। घर लौटते हुए राहुल ने सोचा, अब मुझे सिंघा से मिलना होगा, वही मेरी मदद कर सकता है। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। वह जानता था कि अब उसे अपने प्रेम के लिए लड़ना होगा। दोपहर बाद राहुल फिर सोनपुर जंगल पहुंचा। सिंघा एक बड़ी चट्टान पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तुम उदास लग रहे हो मित्र? सिंघा ने पूछा। राहुल ने पूरी घटना सुनाई। सिंघा ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूँ, तुम नीतू से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी तुम्हारे रास्ते में रुकावट है। राहुल ने सिर झुकाया। हाँ सिंघा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूँ। सिंघा ने अपनी पूंछ हिलाई। मैंने कल वादा किया था ना कि तुम्हारी मदद करूंगा। आज मैं तुम्हें राजा वीरसेन के खजाने के बारे में बताऊंगा। राहुल की आंखें चमक उठीं। क्या सच में? लेकिन तुम्हारी बोलने की शक्ति? सिंघा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जानता हूँ कि इसका मतलब मेरी आवाज खोना होगा, लेकिन तुम मेरे सच्चे मित्र हो राहुल। तुम्हारी खुशी के लिए मैं यह कीमत चुकाने को तैयार हूँ। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। नहीं सिंघा, मैं तुम्हारी आवाज नहीं खोने दूंगा। तुम मेरे एकमात्र सच्चे दोस्त हो। सिंघा ने मुस्कुराते हुए कहा।
तुम्हारी यही निस्वार्थ भावना मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। चलो, मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाता हूँ। सिंघा राहुल को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया। एक खंडहर हो चुकी पुरानी हवेली के सामने पहुंचकर सिंघा ने अपने पंजे से जमीन खोदी। नीचे एक पत्थर का दरवाजा दिखा। यहाँ है खजाना। सिंघा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन याद रखो राहुल, इस रहस्य को बताने की कीमत मेरी आवाज है। राहुल ने सिंघा की आंखों में देखा। नहीं सिंघा, मैं तुम्हारी आवाज नहीं खोने दूंगा। तुम मेरे एकमात्र सच्चे मित्र हो। सिंघा ने अपना सिर हिलाया। मित्रता की यही तो परीक्षा है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये कीमत चुकाने को तैयार हूँ। पर हम फिर कभी बातें नहीं कर पाएंगे। राहुल की आंखें नम हो गईं। सिंघा ने अपना माथा राहुल के कंधे से सटाया। मौन भी तो एक भाषा होती है मित्र। हमारी दोस्ती शब्दों से परे है। राहुल ने दरवाजा खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात से भरे बक्से थे। जैसे ही राहुल ने पहला सिक्का उठाया, सिंघा के गले से आखिरी बार आवाज निकली। अलविदा मेरे मित्र। राहुल ने तेजी से मुड़कर देखा। सिंघा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अब सिर्फ गुर्रा सकता था। राहुल ने उसे जोर से गले लगा लिया। तुम सच्चे हो सिंघा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सिंघा ने अपनी पूंछ हिलाकर जवाब दिया, मानो कह रहा हो, जाओ अब अपनी नई जिंदगी शुरू करो। राहुल ने आंखों में आंसू लिए सिंघा को गले लगाया। हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी सिंघा। मैं तुमसे मिलने रोज आता रहूंगा, चाहे तुम बोलो या ना बोलो। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। सिंघा की आंखों में भी एक अजीब सी नमी आ गई। उसने अपना सिर राहुल के कंधे पर रख दिया, मानो कह रहा हो, तुम भी मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। राहुल ने कुछ सिक्के उठाए और एक आखिरी बार सिंघा को देखा। कल फिर मिलते हैं मित्र। यह कहकर वह वापस गांव चला आया, यह जानते हुए कि अब उसकी और नीतू की जिंदगी बदल जाएगी, पर उसकी दोस्ती की यह अनमोल डोर कभी नहीं टूटेगी। राहुल ने अपने झोले में छुपाए कुछ सोने के सिक्के लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ गीता रसोई में चूल्हा जला रही थीं। माँ, मैं आ गया। राहुल ने खुशी से आवाज लगाई। गीता ने पलटकर देखा तो राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखकर हैरान रह गईं। आज इतनी देर कैसे हो गई बेटा? राहुल ने धीरे से अपना झोला खोला और एक चमकदार सोने का सिक्का निकालकर माँ के हाथ पर रख दिया। ये लो माँ, हमारी किस्मत बदलने वाली है। गीता का हाथ कांपने लगा। ये सोना कहाँ से लाया तू? कहीं चोरी तो नहीं की ना? नहीं माँ, मैंने जंगल में राजा वीरसेन का छिपा हुआ खजाना ढूंढ निकाला है। यह सब हमारा है। गीता की आंखों में आंसू आ गए। पर बेटा, इतना धन लोगों को पता चला तो? चिंता मत करो माँ, मैं समझदारी से इसका इस्तेमाल करूंगा। पहले हम अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाएंगे। अगले कुछ दिनों में राहुल ने धीरे धीरे खजाने का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का मकान बनवाया। पास के उपजाऊ खेत खरीदकर किसानों को काम पर रखा। गांव के जरूरतमंदों को अनाज और कपड़े बांटे। एक दिन जब राहुल बाजार जा रहा था, नीतू ने उसे रोक लिया। राहुल, पूरा गांव तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। तुम इतने अमीर कैसे हो गए? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य ने हमारा साथ दिया नीतू। अब मैं तुम्हारे पिता से बात करना चाहता हूँ। नीतू की आंखें चमक उठी। क्या तुम मेरे पिता से हमारी शादी की बात करोगे? हाँ नीतू, अब मैं तुम्हें खुशहाल जीवन दे सकता हूँ। राहुल ने अच्छे कपड़े पहने और नीतू के पिता रामलाल से मिलने पहुंचा। रामलाल बरामदे में बैठे हुए थे। प्रणाम चाचा जी। राहुल ने सिर झुकाया। अरे राहुल, सुन रहा हूँ तू बहुत अमीर हो गया है। जी चाचा जी, भगवान की कृपा से। राहुल ने विनम्रता से जवाब दिया। मैं आपकी बेटी नीतू से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। रामलाल की भौहें तन गईं। तुम अब गरीब नहीं हो। मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी। मैं नीतू की शादी तुमसे ही कराऊंगा। राहुल के अमीर बनने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। भीम सिंह और उसका बेटा विक्रम इससे जलने लगे। पिताजी, यह गरीब लकड़हारा अचानक इतना धनी कैसे हो गया? विक्रम ने गुस्से में पूछा। भीम सिंह ने चालाकी से मुस्कुराया।
इसमें जरूर